हेलो एवरीवन। यूबीपीसीएस और आरओआरओ के एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ को लेकर के आपकी तैयारियां शुरू हो गई होंगी, आप पढ़ाई करना शुरू कर दिए होंगे और आप सब यहाँ पर आपको कह रहे होंगे पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ठीक है। लेकिन पढ़ना कैसे है? आपको देखा जाए हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक यूनिकनेस होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड होती है, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक थ्योरी होती है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका भी होता है कि आपको ये भी पता है। आज हम यहाँ पर इसी चीज को डिस्कस करने आते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। यूबीपीसीएस और आरओआरओ के जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप ना सिर्फ जो गलतियां कर रहे हैं पढ़ने में वो यहाँ पर सुधारेंगे, बल्कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा, आप अच्छा स्कोर भी करके आएंगे, ये भी गारंटी है। तो चलिए यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है यूबीपीसीएस आरओआरओ के जो भी बच्चे यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे टॉपिक्स। देखिए यहाँ पे जो भी सारी चीजें हैं, जो भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, ये कॉमन चीजें पहले मैं बता देता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरा ही पढ़ लोगे, एक एक टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट खोलोगे, पहला टॉपिक क्लियर करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जाओगे, ठीक है। लेकिन गलती क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। अगर आपको यहां पर अच्छा करना है और आप बार बार भूलने की समस्या नहीं यहां पे रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो हमेशा क्लियर हो जाए और जब भी दोबारा पढ़ने जाए तो वहां पे समय भी कम लगे और तुरंत से उसका रिवाइज हो जाए, तो पहला काम जो करना है कि हर टॉपिक से पढ़ने के साथ साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स रियल में शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो वहां पर किताब में पढ़ा है, मैगजीन में पढ़ा, उसी को आपने अपने नोट्स में छाप लिया है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आपने जो बनाया है कम शब्दों में लिखा हो, मेन उसके सारगर्भित चीजें आपके पास हो और आपके द्वारा पढ़ा जा सके। दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़े ना पढ़े, लेकिन आप अपने नोट्स को इस तरीके से बनाइए कि वहां पर आपको कम समय में उस पूरा इनपुट दे सके जो कि वहां पर पूरी बुक में 10, 15 या 5 पेज में यहाँ पर लिखी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे कम से कम शब्दों में 1 पेज में यहाँ पर आसानी से मिल जाए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, पीवाईक्यूपी जरूर लगाइए। कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं उनका पीवाईक्यूपी लगाना है। पीवाईक्यूपी लगाने से मैंने आपको पहले भी इसका वीडियो भी बनाया है कि देखिए जब भी पीवाईक्यूपी लगाते हैं उससे क्या होता है कि आपको आइडिया लगता है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लगता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करके स्टडी करनी है। तीसरा काम करना है। तीसरा काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है और इसी के लिहाज से हम बाकी सब्जेक्ट की एक स्टडी डिस्कस करने वाले हैं, वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या यहां पर जरूरी, हम देखते हैं क्रिकेट में ये बहुत ज्यादा शब्द यूज होता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। जिसका अच्छा है वो बहुत अच्छा प्लेयर होता है, वो बहुत अच्छा बैट्समैन होता है। लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। वो क्यों जरूरी होता है? देखिए हम आंखों से पढ़ते तो बहुत है, जल्दी से सरसरी निगाह से चीजें देखते चलते हैं और जल्दी 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 चीजों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस जल्दी जल्दी सिर्फ अगर आंखों से पढ़ी गई चीजें हैं, उसे यहाँ पर मन में आपने पढ़ा है या बोलकर भी पढ़ा है, अगर आपने अपने हाथ नहीं चलाया तो आपका दिमाग क्या होता है, फोकस कम करता है। और उस फोकसनेस को बढ़ाने के लिए, उसमें ज्यादा यहाँ पर इनपुट्स पाने के लिए, अगर आपके जो चीजें आप देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लगे उसके साथ साथ हाथों से उसे गोला कर लें या फिर उसे हाईलाइट कर लें या फिर उस पर यहाँ पर टिक कर लें या स्टार बना लें या कुछ भी ऐसा कर लें, तो उससे क्या होता है वो चीजें दिमाग में आपको छप जाती हैं, बन जाती हैं। उससे यहाँ पे चीजें आपको जब भी दोबारा देखते हो उससे पढ़ी हुई चीजें आपको अचानक से इंटरलिंकिंग भी कर जाती हैं। तो इसलिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे थोड़ा सा काम करना है। अब हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ साथ यहाँ पर कैसे काम करना है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग तरीके से काम करता है। जैसे एक एक करके हम कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कस भी मैं आपको कर देता हूं। पहली बात करते हैं हिस्ट्री। मैं उन सब्जेक्ट को यहां पर उठाकर रखा हूं जहां पे देखा जाए आरओआरओ का है या पीसीएस के एग्जाम में जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं और जहां पे सबसे अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री देखिए अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट होता है, जिसमें आपको प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, राष्ट्रीय आंदोलन है, आर्ट एंड कल्चर है, प्रीलिम्स के लिहाज से ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। अब यहां पर हिस्ट्री पढ़ने का तरीका क्या है? हिस्ट्री देखा जाए इवेंट वाइज है, आप कह सकते हैं हिस्ट्री इवेंट्स को लेकर के एक कालक्रमिक यहां पर चीजों को पढ़ना है। अब ऐसी चीजों को अलग अलग समय पे अलग अलग घटनाएं हुई, उस घटनाओं के कारण परिणाम होते हैं, बस यही आपको पूरी हिस्ट्री है। अब यहां पर आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको पढ़ना भी ऐसा ही होता है, एक कालक्रम के लिहाज से कि इतने से इतने समय तक कौन क्या था, कौन कहां था, उसके समय में क्या क्या घटनाएं घटी, यही होता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, उनको आप यहां पे एक सिनॉप्सिस बना लें। सिनॉप्सिस बना लिया और उसी को यहां पर आपने पढ़ लिया। सिनॉप्सिस बनाने के लिए क्या करना है, लाइक जैसे यहां पर हमने कहा, हम एक डिस्कस करते हैं, जैसे कि एशियंट हिस्ट्री एक एरो बनाई, फिर मिडिवल हिस्ट्री एक बनाई, यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री।
अब एशियन हिस्ट्री में फिर हमने यहाँ पर आपको निकाल लिया कि प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले आया, फिर यहाँ पर आपको देखा जाए वैदिक काल है, फिर आपको मौर्य, गुप्त, इस तरीके से आते हैं, ठीक है, अलग अलग। फिर इसी तरीके में हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या है, पाषाण काल, पुला पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उनके बारे में हमने एरो बनाया। फिर उसमें हमने क्या किया, फिर उसके बारे में हमने पूरा पाषाण काल में पढ़ना किया या मध्य या नवपाषाण की, तो वहां पे हमने बनाया और उसमें कौन कौन सी घटनाएं उनको हमने एक तरीके से एरो वाइज वहां पर इंटरलिंकिंग करते चले, कौन सी घटना किसके बाद हुई। तो जब आप एरो से यहाँ पर चीजों को देखते हैं, एक तो होता है कि आपको कौन सी चीज किसके बाद है, जो कि हिस्ट्री में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीज कब घटित हुई, कब कौन पहले आया, कौन बाद में हुई, तो इस तरह की चीजें आपको याद आती है। हाँ, ये चीज के बाद घटित हुई, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे ये चीज घटना घटित हुई। तो हमेशा हिस्ट्री को इवेंट वाइज कालक्रम के हिसाब से पढ़िए, एरो वाइज वहां पर उसको बनाते चलिए और उसी को बार बार यहां पर रिवाइज करिए। उसको एक पेज में यहां पर आप शॉर्ट नोट्स जो होते हैं इवेंट वाइज अगर आप ऐसा बना लेते हैं, उसको निकाल के आप यहां अपने स्टडी टेबल पे आराम से उसे चिपका लीजिए। कहीं आते जाते भी अगर आप उसे 2 बार नजर से यहां पर पढ़ लेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। एक याद हो जाए, फिर दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, और इस तरीके से मल्टीपल यहां पर पूरी अगर आप हिस्ट्री ऐसे बना लो, आपको हिस्ट्री कभी भूलेगी नहीं, कोई भी इवेंट गलत नहीं होगा, कोई भी सन नहीं भूलेगा और चीजें यहां पर आप आसानी से इंटरलिंक कर पाओगे। हिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। मेंस में अगर आपको लिखने भी अगर जाना है तो उस इवेंट वाइज आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से सारगर शब्दों में, कम शब्दों में लिख भी पाओगे। तो यहां पर हिस्ट्री को यहां पर हमेशा सिनॉप्सिस बना के एक इवेंट वाइज, एक एरो वाइज वहां पर चीजों को बना के लिखे और उसी को आप 1-2 बार 3 बार रिवाइज करिए, फिर यहां पर चीजें आगे बढ़ी। हिस्ट्री आप बहुत अच्छा करोगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखिए बहुत लोग बहुत तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो होता है मैप बेस्ड। अगर आप ज्योग्राफी को जो भी चीजें, चाहे वो आप कह सकते हैं कि थ्योरी भी अगर आपकी है तो वो भी अगर आप देखें तो मैप से पढ़ें तो चीजें जल्दी से याद हो जाती हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2 तरीके के मैप होते हैं, एक होता है पॉलिटिकल मैप, एक होता है फिजिकल मैप, ठीक है। पॉलिटिकल मैप जैसे कि किसी देश की सीमा किस देश से लगती है, रेखाएं कौन सी हैं, कौन कहां से लगती हैं, कौन सा देश कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, इस तरह की चीजें होती हैं। दूसरी तरफ फिजिकल हो गया कि यहाँ पे कौन सी नदियां हैं, कौन से पहाड़ हैं, कौन से पर्वत हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें आती हैं जो कि आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके लिए आप कुछ मत करिए, यहाँ पे एक ब्लैंक मैप लीजिए और ब्लैंक मैप में यहाँ पे कोई भी आप, जैसे मान लीजिए अफ्रीका हो गया या इंडिया हो गया, एशिया हो गई, अब मान लीजिए उनकी नदियां ही पढ़नी, आपने अफ्रीका लिया, अफ्रीका की जितनी नदियां हैं आपने उसने बना लिया, वो नदियां किन किन देशों से गुजरती हैं, साथ ही यहाँ पर उनका क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन सी नदियां हैं, ऊपर से नीचे की साइड या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपको नदियों से जुड़े होते हैं, आपने सिर्फ एक ब्लैंक मैप में बनाकर नदियों से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को एक ही जगह पर एक महाद्वीप का पढ़ डाला। इसी तरह इंडिया का बना के पढ़ लो, इसी तरह आपका एशिया का बना के पढ़ लो, इंपॉर्टेंट जितने भी चीजें, इसी तरह पर्वत फिर पहाड़ एक बना लो, फिर एक पहाड़ों का बना लीजिए, इस तरह की चीजें अगर आप बनाएंगे, झीलों का बना लीजिए और यहाँ पर वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों चीजों बना के पढ़िए। जितना मैप बेस्ड चीजें याद रहेंगी आप, उसका फायदा क्या होगा, एक तो यहाँ पे चीजें आपको याद हो जाएंगी क्योंकि दिमाग जो होता है वो चित्रात्मक शैली को ज्यादा याद रखता है। जैसे हम पिक्चरें देखते हैं, मूवीज जब देखने जाते हैं तो मूवी के सीन तक हमें याद होते हैं कि हाँ उसने ऐसा उठा के गया, उसने ये चीज उठा के उस पर फेंकी थी, उसने ऐसे उसे मारा था, ठीक है, या उसने ये सीन किया था, तो वो चीजें क्या हमें चित्र याद रहते हैं। तो ज्योग्राफी में अगर आप चीजों को चित्र में पढ़ाएंगे, उसको आप चित्र में एक मैप में बना करके उसको पढ़ेंगे, उसमें चीजें उसी में इनपुट से आप लिख लेंगे, उन नदियों के बनाने के बाद उनकी लंबाई आपने लिख ली, ठीक है, कौन कौन से देशों से गुजरता है वहां पे आपने एक पॉलिटिकल मैप में उसे दिखा दिया और उस नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अगर नोट्स हैं आपने वहीं पे उसे लिख लिया, तो वो चीजें क्या हो गई, बस आपको कुछ नहीं करना, बार बार आपको आप ना तो किताब खोलने की जरूरत है ना कुछ, आपने बस वही जो आपने मैप बनाया हुआ है उसे उठाया, रिवाइज किया, छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर रिवाइज किया, छोड़ दिया, तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो हमेशा जब आप ज्योग्राफी को पढ़ें तो एक मैप बेस्ड के माध्यम से पढ़ें और इसके लिए मैप खरीद लीजिए, कट एंड ड्रॉ आती है, उसको आप ले लीजिए, उस पर आप प्रैक्टिस करिए, जो भी बुक्स हैं उससे ले करके आप एक एक चीज को टारगेट करिए, उसको यहाँ पे लगातार पढ़ते रहिए। तीसरा आता है साइंस को कैसे पढ़ना है। साइंस को देखिए पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक ग्राफिक्स और चार्ट को मिलाकर पढ़िए। ग्राफिक्स और चार्ट का क्या मतलब है, ग्राफिक्स का मतलब होता है जिसमें थोड़ी सी ग्राफ बना लीजिए या कोई इमेज के साथ वहां पर आप उसे बनाकर, जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी में सेल पढ़ते हैं तो सेल को पढ़ने के लिए एक तो होता है कि बस जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लिया, लेकिन एक होता है कि आप उस सेल में एक इमेज लिखिए, सेल की इमेज के साथ उसमें जो भी अंग है उसके बारे में लिखिए, फिर उसी अंग से रिलेटेड, जैसे हमने मान लिया कि यहां पर आपने उसे एक सेल बनाया, ठीक है, अब उस सेल में जो जो पार्ट है पहले आपने उसका नाम लिख लिया, फिर उसके नाम के साथ ही वहां पे आपने क्या किया कि उससे रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी भी उसमें हमने जोड़ दी, ऐसे यहां पर उसकी जानकारी हमने जोड़ दी।
तो इससे क्या होगा, आपके ग्राफिक्स बन गया, सेल से रिलेटेड जानकारी और एक ही जगह पे सारी नॉलेज हो गया, उसी एक पेज में आपने पूरी की पूरी जानकारी यहां पे लिख ली। और आपको जब भी वहां पे चीजें पढ़नी है तो आप उसी को उठा के पढ़ लीजिए, कम शब्दों में इंपॉर्टेंट चीजें टू द पॉइंट वहां पे लिखो और यहां पे इमेज के साथ साथ वो चीजें भी आपको रिवाइज हो जाएंगी। दूसरी चीज होती है, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको हम चार्ट बना के पढ़ सकते हैं, जैसे कि विटामिन हो गई, जैसे कि डिसीज हो गई, जो कि बहुत पूछा आता है, ठीक है। तो मिनरल्स हो गए आपके, तो वहां पे आपने विटामिन लिखा, विटामिन ए बी सी डी, ठीक है, उनके रोग कौन से हो जाते हैं उनकी कमी से, उनके स्रोत क्या कौन से होते हैं, ठीक है, उनके नाम क्या क्या होते हैं, वो आपने एक चार्ट बना के वहां पे लिख लिया और उसी चार्ट को आप मल्टीपल टाइम वहां पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको साइंस पढ़नी है तो आप ग्राफिक्स, जहां पर आप इमेजेस यूज कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा जानकारी है, विटामिन इस तरह की जो चीजें आती हैं, डिसीजेज आती हैं, उनको आप चार्ट के लिहाज से पढ़िए। ये दोनों चीजें यहां पर आपको साइंस में इससे बहुत फायदा होगा और बहुत अच्छा आप यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी को पढ़ने के लिए मैं कहूंगा एक इंटरलिंकिंग मेथड से पढ़िए, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन कई बार सीधे ना होकर जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई के बारे में आपको पता है, आरबीआई करता क्या है, आरबीआई यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, जैसे कि रेपो रेट होता है, रेपो रेट क्या करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन को रोकने का काम क्या करता है, ये सब क्या है, इंटरलिंकिंग है, यानी कि एक चीज से जुड़ी हुई दूसरी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना और इससे एक दूसरे से यहाँ पर आपको काम करता है। अब डायरेक्ट ये भी होता है, आरबीआई जैसे पूछ रहा है कि इन्फ्लेशन रोकने के लिए क्या करता है, तो वो भी उसका आंसर यही होगा कि रेपो रेट को यहाँ पर या मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर चेंज करता है, घटाता है, बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको इंटरलिंकिंग होते हैं, यानी इकोनॉमी को इंटरलिंकिंग मेथड से पढ़िए, हमेशा ये फायदा करता है और ये आपको हमेशा एक बेनिफिशियरीज यहाँ पर होती हैं। इसको लेकर के यहाँ पे चाहे वो करंट हो या फिर थ्योरी हो, आप इसको यहाँ पर हमेशा एक इंटरलिंकिंग मेथड से इकोनॉमी को पढ़िए, हमेशा उसका बेनिफिट्स होगा, कोई चीज भूलेगी नहीं, थ्योरी वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो भी है वो आसानी से यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। दूसरे इकोनॉमी में आप सारी चीज पढ़ने के बजाय अगर आप करंट बेस्ड पढ़ें तो वहां पे ज्यादा फायदा होता है। रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर जो चीजें हैं, नए नए घटनाक्रम आपको चेंज होते रहते हैं, उन्हीं में से कोई टॉपिक उन्होंने उठा के पूछ लिया। मॉनेटरी पॉलिसी देखिए, हर तिमाही में यहाँ पर आरबीआई समीक्षा करता रहता है, उसे चेंज करता रहता है, परिवर्तन करता है। आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ डालो, क्योंकि हमेशा ये साल भर चर्चा का विषय रहती है। रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई का क्या रोल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस पर आसानी से याद कर सकते हैं। बैंकों की कितने यहाँ पे बैंक होते हैं, कौन से सरकारी हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कह रहा हूं, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का जो तरीका है, हर एक सब्जेक्ट के अपने लिहाज से होता है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पर इस चीज को लेंगे, जैसे एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट भी आप साइंस के तरीके से पढ़, क्योंकि उसे हम एनवायरमेंटल साइंस ही कहते हैं, वहां पर भी आप ग्राफिक्स और यहाँ पे चार्ट का माध्यम से प्रयोग कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम कहें कि पॉलिटी है, पॉलिटी को भी आप यहाँ पे इंटरलिंक सिनॉप्सिस के माध्यम से यहाँ पर आप उसे इवेंट वाइज यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से एरो वाइज यहाँ पर आप बना के लिख सकते हो। तो हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आप इस तरीके के मेथड अपनाते हैं तो आप नए सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर जाएंगे, बल्कि इन सब्जेक्ट में जो गलतियां होती हैं वो भी आपकी कम होंगी और आपके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इससे आपको प्री में भी फायदा होगा, मेंस में भी फायदा होगा, शॉर्ट नोट्स में जो होंगे वो आपको रिवाइज कम समय में करने में भी मदद करेंगे। आई होप आपको इस चीजों को यहाँ पर अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ पर ये बेनिफिट करेगा। कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में भी जरूर हमें यहाँ पर बताएं। लगातार ऐसी नई नई चीजों के बारे में गाइड करते रहेंगे, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। बहुत जल्दी हम आप सभी चीजों के लिए बेहतर यहाँ पे सीरीज भी लेकर स्टार्ट करेंगे और लगातार यहाँ पे चैनल आपके यूपी पीसीएस आरओ की प्रिपरेशन को लेकर हम यहाँ पर तैयारी आपकी कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।